जनाब, रिपोर्ट आपने मुलाहिजा की। हमारे नुमाइंदे उमर हयात हमारे साथ मौजूद हैं और माहिर माशियात शाहिद हसन सिद्दीकी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे ज़रा गुफ्तगू करेंगे और आगे पूछेंगे कि महंगाई का नया सुनामी आने वाला है, आवाम तैयार है इसके लिए, क्या क्या चीज़ें हैं जो कि बढ़ेंगी और जो इस वक्त मईशत की सूरत हाल है क्या वो आने वाले वक्त में बेहतर हो सकेगी या नहीं हो सकेगी। लेकिन पहले चलते हैं उमर हयात की तरफ। हमारे नुमाइंदे मौजूद हैं। आज मुआहदा हो जाएगा और अगर मईशत के वाले से कहें जो कि हमें पैसे फौरी तौर पर दरकार हैं, क्या मिल जाएंगे, लेकिन उसके बदले में पाकिस्तान को क्या क्या कीमत चुकानी पड़ेगी। उमर हयात बताइएगा क्या हो रहा है अभी इस वक्त मुज़ाकरात के हवाले से और किन किन चीजों पर इत्तेफाक कर लिया गया है। देखिए सलमान, जो इस वक्त सूरत हाल है उसमें तो हमें ये नजर आ रहा है कि हुकूमत ने IMF की जो तमाम शर्तें हैं वो मान ली हैं। अच्छा। और लेकिन हुकूमत का इसके साथ ये दावा है कि जो आम आदमी है, जो गरीब तबका है, उस पर बोझ नहीं डाला जाएगा, बल्कि जो अमीर तबका है सारा का सारा बोझ उस पर डाला जाएगा। लेकिन इस वक्त जो गुज़िश्ता रात जिस तरह की खबरें चली कि MEF जो है, मेमोरेंडम ऑफ इकनॉमिक पॉलिसी फ्रेमवर्क, IMF की जानिब से शेयर किया जाएगा और उसको हतमी शक्ल दी जाएगी, लेकिन अभी तक हमारे ज़राए ने इसकी तस्दीक नहीं की है कि IMF की जानिब से ये MEF जो है वो उसको हतमी शक्ल दे दी गई है। अच्छा। और दूसरी जानिब ये कहा जा रहा है कि जो IMF के जो मुतालबात हैं उन पर अब भी डिस्कशंस हो रही हैं और हुकूमत की ये कोशिश है, क्योंकि हुकूमत को कई दफा ये इस बात का इजहार कर चुकी है हुकूमत को इसकी सियासी कीमत जो है वो चुकाना पड़ेगी, तो कम से कम असरात हुकूमत तो सियासी कीमत अगर चुकाना पड़ेगी तो जाहिर सी बात है इसका असर गरीब आवाम पर भी आएगा। सिर्फ अमीर लोग तो वोट नहीं देते हैं, गरीब लोग भी वोट देते हैं। और इस बात का तयन कैसे किया जाएगा? उमर, ये बताइए कि कौन अमीर है कौन गरीब है, किस तरह से वो लकीर खींची जाएगी कि किसने कितना कमाया कितना नहीं कमाया, और क्या टैक्स अमीरों पर लगेगा और गरीबों पर नहीं लगेगा? देखिए, इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि जो इस वक्त अगर अमीरों पर भी टैक्स लगता है, अगर किसी ज्यादा आमदनी वाले फैक्ट्री के मालिक पर अगर टैक्स लगेगा तो जाहिर सी बात है कि वो उसको जो अपनी प्रोडक्ट्स हैं उस पर पास ऑन करेगा, तो पास ऑन करेगा उस टैक्स को, तो जिसकी वजह से बराह रास्त जो है वो आम आदमी उससे मुतासिर होगा। अगर पेट्रोलियम मसनूआत पर सेल्स टैक्स लगता है तो डेफिनेटली उसमें, अगर डीजल पर आपको पता है कि गुड्स ट्रांसपोर्टेशन में डीजल इस्तेमाल होता है, और इसी तरह अगर देखा जाए तो जो हमारे जो लोकल ट्रांसपोर्ट है उसमें पेट्रोल यूज होता है, अगर पेट्रोल और डीजल पर टैक्स लगता है तो दूसरी जानिब आपके किराए महंगे हो जाएंगे, गुड्स ट्रांसपोर्टेशन आपकी महंगी हो जाएगी, तो यकदम जो है वो कीमतों में इजाफा हो जाएगा। तो ये ऐसी सूरत हाल है कि जिसमें आप ये नहीं कह सकते कि इसका असर जो है वो आम आदमी पर या इसका बोझ आम आदमी पर नहीं पड़ेगा। आप टैक्स लगा लेंगे, लेकिन उसके बाद ये होगा कि उन टैक्सों का बोझ वो जाहिर सी बात है वो पास ऑन कर देंगे उसको अपनी प्रोडक्ट के जरिए। थैंक यू सो मच उमर हयात। हमारे साथ शाहिद हसन सिद्दीकी साहब ने हमें ज्वाइन किया है, उनसे जरा गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। सर, ये बताइएगा, आज से तकरीबन 6-8 महीने पहले भी ये बात आई थी कि जनाब अमीरों पर टैक्स लगा दिया जाए और जो लोग कमा रहे हैं उनकी कमाई पर टैक्स लगाया जाए। लेकिन ये बड़ी कॉमन सी बात है, बड़ी सिंपल सी बात है कि अगर मैं एक सनतकार हूं और मैं कोई प्रोडक्ट तैयार कर रहा हूं, आप मुझ पर टैक्स लगाएंगे तो मैं अपनी जेब से तो नहीं भरूंगा ना। जो प्रोडक्ट मैं तैयार कर रहा हूं मैं उसको इजाफी कीमत में भेजूंगा और अपना जो लॉस है उसको कवर करूंगा। क्या कहेंगे सर? बहुत शुक्रिया आपका। लेकिन इससे पहले मैं चाहता हूं कि एक गलत फहमी जो हुकूमत कौम को धोखे दे रही है उसको दूर कर लिया जाए, और मेरे ख्याल से आप भी वही बात कर रहे हैं। जी। देखिए, पहली बात मैं वाज़ेह तौर पे बता दूं कि जो IMF के साथ मामला तय हुए हैं, मैं पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, उनको IMF की शराइत और उनको IMF के मुतालबात कहना दुरुस्त नहीं है। अच्छा। ये कौम को धोखा दिया जा रहा है, माजी में भी दिया जा रहा है, आज भी दिया जा रहा है। देखिए, IMF ने आपके साथ कहा था जी आप बजट खसारा आप कम करें, आप अपने अखराजात कम करें। इस हुकूमत ने भी माजी की तरह वाज़ेह तौर पर IMF को ये बता दिया कि जनाब तीनों पार्टियों का अपनी जगह है, जो हमारा इलेक्शन मैनिफेस्टो है, मगर हम हर किस्म की आमदनी पर टैक्स लगाने के लिए तैयार नहीं है। सियासी तौर पर यह मुमकिन नहीं है। हम काबीना हजम कम करने के लिए तैयार नहीं है क्योंकि सियासी तौर पर मुमकिन नहीं है। और आपने देखा कि कल भी 5 हमने अपने कैबिनेट मेंबर्स को इजाफा कर लिया। हम मईशत को दस्तावेजी बनाने के लिए तैयार नहीं है। ये तो इन्होंने कहा ये नहीं हो सकता है, हम ये नहीं करेंगे, तो फिर वो कहने लगे जी ये तो आपको बजट खसारा तो पूरा करना है, आपको जो है प्राइमरी सरप्लस लाना है, आपको अपने ये चीजें ठीक करनी है, तो वो कैसे करेंगे? तो फिर मामला जो तय होते हैं, मैं उसका आपको बता दूं क्या। पेट्रोलियम लेवी, सबसे बड़ी चीज भत्ता, ये भत्ता है। ये बजट में हमने रखा था 750 अरब रुपया पहले साल, इससे पहले ही चंद अरब रुपया हुआ करता था। आपने भत्ता रखा 750 अरब रुपया 10 जून 2022 को, जिसे पार्लियामेंट ने अप्रूव किया।
लेकिन 6 महीने में फिर आपको उसका आधा होना चाहिए था 375 जी। वो आपने किया है 170 अरब, वो 200 की शॉर्टफॉल थी। तो वो तो आपके अपने बजट के खिलाफ था। तो उन्होंने ये कहा कि जी 200 की ये तो शॉर्टफॉल है, फिर आपने रुपए की कदर तबाही बर्बादी हुई है जो गिरी है उसका भी इम्पैक्ट है, तो उसमें 100 रुपए इजाफा करके आप 855 रुपए कर दें। तो अब आप उसको कैसे चैलेंज करेंगे, मुझे कोई समझा तो दे। दूसरी चीज ये थी कि हमने उनसे ये कहा था कि अगर हमारी टैक्सों की वसूली का हदफ नहीं हुआ तो हम जीएसटी पेट्रोलियम लेवी पर पेट्रोलियम के ऊपर 17% टैक्स लगाएंगे, जीएसटी जो नहीं है। अब आपने अपने टैक्सों की चोरी होने दी तो वो उन्होंने कहा ये तो आप तय कर चुके हैं तो आप ये जीएसटी लगा दें। नंबर 2, तीसरे ये तय हुआ था कि जी अगर आपका बजट खसारा बढ़ा तो आप जीएसटी की शरह बढ़ाएंगे। अब बजट खसारे का हदफ जो रखा गया था आपके बजट में वो था 4.9%, अब ये 7% से आगे चला गया। तो ये कैसे होगा, कहने फिर जीएसटी को बढ़ाओ, फिर 17 से 18 कर दें। तो फिर आपने देखा गर्दिशी कर्जा, हम कह रहे हैं 2009 से ये उसको ख़त्म करेंगे, वो 2500 अरब पर आ गया। तो अब वो ये कहते हैं कि जी 2500 अरब का जो आपका गर्दिशी कर्जा है तो फिर इसको मंसूबा करें, फिर आप गैस के नर्ख बढ़ाएं, आप बिजली के नर्ख बढ़ाएं, आपका अपना मसला है ना। गर्दिशी कर्जा जो ये नहीं हो सकता। फिर आप अपने असासे बेचें, ईस्ट इंडिया कंपनी का दौर वापस लाएं कि अपने असासों को गैर मुल्कियों को बेचें और आप सिर्फ चमड़ा और टेक्सटाइल काम करें, बाकी सब आप दूसरों को दे दें। तो इसका मतलब ये है कि पहले हम ये तस्लीम कर लें कि ये IMF की शराइत नहीं है, ये कौम को धोखा दिया जा रहा है और ये सब तमाम हुकूमतें माजी की भी और ये भी दे रहे हैं। ये हम उनको कह रहे हैं। सर मैं यहाँ पे थोड़ा सा और आसान अल्फाज में शायद साहब, मैं क्योंकि आवाम को मईशत के हवाले से या बजट के हवाले से नंबर ज्यादा क्लियर तौर पर समझ नहीं आते। इस वक्त जो पीडीएम की हुकूमत है गालिबन 70 से 75 या शायद 80-85 तक कैबिनेट मेंबर्स हो चुके हैं, काबीना हो चुके हैं, जिसमें मुशीर शामिल हैं, जिसमें वज़रा शामिल हैं, जिसमें दीगर लोग शामिल हैं। और ये पाकिस्तान की तारीख में 1947 से लेकर अभी तक पाकिस्तान की तारीख की सबसे बड़ी काबीना है। IMF ने सबसे पहले इस पर भी सवाल उठाया था कि आप इस काबीना के हजम को कम कीजिए, आप इनकी मराद को कम कीजिए, लेकिन जब ये नहीं होता तो फिर दूसरे मामला की तरफ आते हैं। यही आप कह रहे हैं सर? नहीं, मैं तो ये भी कह रहा हूं कि जितने बैरूनी दौरे हुए हैं, मुझे आप रिकॉर्ड बता दीजिए पाकिस्तान की तारीख का, पिछले चंद महीने में जो बैरूनी दौरे काबीना का साइज बढ़ाया गया, गैर ज़रूरी अखराजात किए गए, शाहाना अखराजात किए गए। तो जब आप ये बात कर रहे हैं कि जी मईशत तबाह बर्बाद है, हमारी हालत ख़राब है, हम IMF के पास घुटनों के बुल गए हैं, जो शराइत मानी है वो पाकिस्तान की सलामती के ख़िलाफ़ है, पाकिस्तान के जौहरी प्रोग्राम के ख़िलाफ़ है, पाकिस्तान की मईशत के ख़िलाफ़ है, पाकिस्तान के 23 करोड़ आवाम के ख़िलाफ़ है, पाकिस्तान के 3.5 करोड़ उन लोगों के ख़िलाफ़ हैं जो कि सैलाब से तबाह हुए हैं। आप काबीना का साइज़ बढ़ाते चले जा रहे हैं। मैंने कल बढ़ाया है, आपने शर्म की बात है ना कि कल कैसे बढ़ाया, आपको तो कम करना था। आप तो कौम से ये कहते हैं जी हम आपका पेट्रोल बढ़ा रहे हैं, हम मजबूरी है, लेकिन आज हमने ये कर दिया कि बैरूनी दौरे पर कम कर दिए हैं। हमने काबीना को 30 पर ले आए हैं। हमारे जो मेंबरान पार्लियामेंट है जो सही टैक्स नहीं देते, उन्होंने कहा है हम अपनी तनख्वाही नहीं देंगे। यानी ये ड्रामा कब तक चलेगा कि अशराफिया मजे करते रहें, तैरते रहें, दौलत के अंबार इकट्ठे करते रहें, मईशत को तबाह करें, पाकिस्तान की सलामती को तबाह करें, पाकिस्तान के 23 करोड़ आवाम को तबाह करें। उनसे ये कहें कि तुम अपना बच्चों को स्कूल मत भेजो बल्कि नौकरी कराओ। उनसे ये कहो तुम्हें इलाज मुआवजा कराने की क्या ज़रूरत है, तुम नहीं कर सकते। अगर तुम अपने बच्चों को कम खाना नहीं खिला सकते तो 2 रोटी नमक के साथ खिलाओ, वो सब सही है, लेकिन हमारे अखराजात कम नहीं होंगे। हम असासे भेज देंगे लेकिन कर्जे भी बेतहाशा देंगे। ये कौम क्यों बर्दाश्त कर रही है? अब मैं ये चाहता हूँ कि सियासी मसाइल से हट के जो मीडिया 85% टाइम वहाँ दे रहा है, ये बातें की जाएं कि ये अवाम तो तबाह हो ही रहे हैं, लेकिन अगर अवाम, मेरे मुल्क के अवाम अपने मुल्क के मुस्तकबिल से मायूस हुए, अपने बच्चों के मुल्क के मुस्तकबिल से मायूस हुए, तो ये है वो सलामती के लिए खतरा। तो कौमी सलामती कमेटी को देखिए सर, अशराफिया की जो आप बात करें ना, मैं 1-2 चीजें आपके सामने और रखूंगा, लेकिन इसमें सियासत ज्यादा इन्वॉल्व हो जाती है। मैं पीडीएम या दीगर हुकूमतों की बात नहीं कर रहा, इनके अलावा कोई भी हुकूमत आएगी वो अपने लोगों को एडजस्ट करेगी। पाकिस्तान का सियासी कल्चर ऐसा है, आपको वोट मिलते हैं, इलेक्टेबल्स आपको वोट देते हैं, वो अपने हल्के के वोट लेकर आते हैं, तो आपको कहीं ना कहीं उनको अकोमोडेट करना होता है, वरना फिर वो खड़े हो जाते हैं कि जनाब हम आपकी हुकूमत गिरा देंगे। देखिए, मैं इसमें इजाफा भी कर दूं, ये मुल्की अशराफिया है। मुल्की अशराफिया की मदद से आप इलेक्शन जीतते हैं, इख्तिदार में आते हैं, लेकिन उसमें इदारों की भी, लेकिन एक और चीज़ है, एक बैरूनी अशराफिया भी है जी। आप बैरूनी अशराफिया की मदद से इख्तिदार में आते हैं, मैं आपको रिकॉर्ड पे बता दूं, यानी अमेरिका की मदद से उससे नहीं आ सकते। आप अमेरिका की मदद से IMF से कर्जा हासिल करते हैं, उसके बगैर नहीं मिल सकता। मैं आपको 1 दर्जन दस्ता, तो इसका मतलब ये एक मुल्की अशराफिया है, एक बैरूनी अशराफिया है। अपने इख्तिदार के लिए, कर्जों के लिए, अपने आप को आराम में रखने के लिए, अय्याशियाँ करने के लिए, इन दोनों का गठजोड़ है।
मैं आपको रिकॉर्ड पर साबित कर सकता हूं, IMF बेचैन रहता है कि पाकिस्तान को अपने प्रोग्राम से बाहर ना निकलने दे। मैं रिकॉर्ड पर साबित कर सकता हूं। अमेरिका बेचैन रहता है कि पाकिस्तान को IMF के प्रोग्राम से ना निकलने दे। 1958 से अब तक हमारे 23 प्रोग्राम हुए हैं और आज़ादी के बाद से अब तक 23 वजीर आजम रहे हैं। ये सब बेचैन रहते हैं कि हम IMF से कर्जा लें। मैं आपको बिल्कुल वाज़ेह तौर पर, ये एक गठजोड़ है, वो आपको नहीं निकलने देंगे IMF के प्रोग्राम से। जो ये बातें कर रहे हैं कि हम सर, मैं एक आर्टिकल पढ़ा था शौकत तरी साहब जो दौर में उस वक्त हम लोग शायद IMF के प्रोग्राम से बाहर आ गए थे, मुशर्रफ साहब के दौर में कभी भी नहीं आए थे। हमने उनका प्रोग्राम तोड़ा था और वो तोड़ के, ये मैं आपको रिकॉर्ड पे बता रहा हूँ, मेरी जिम्मेदारी है। IMF की शराइत तोड़ के, और ये बात IMF की रिपोर्ट में भी है, स्टेट बैंक की रिपोर्ट में भी, हमने उन शराइत को तोड़ा था पहले, और तोड़ने के बाद डिस्काउंट रेट में रजा बाकर की मदद से, जिनका पुरस्कार तरीके से हुआ था, हमने डिस्काउंट रेट गिरा के अरबों रुपए के कर्जे दिए। और IMF की रिपोर्ट में ये लिखा है कि 2022 में जो पाकिस्तान का तिजारती खसारा आसमान पे गया, उसकी वजह यही थी कि गैर जरूरी इंपोर्ट्स हुई। वो इंपोर्ट्स क्यों हुई? कि अशराफिया को नवाजने के लिए आपने शरह-ए-सूद गिरा दी। मैं ये चाहता हूं कि अब हम ब्लेम गेम से बाहर निकलें, और एक हल मैं दोबारा पेश करना चाहता हूं। आपने बिल्कुल वाज़ेह तौर पर अपनी कौम को बता दिया, नाज़रीन को, कि ये मसला है। अब ये मैं 1988 से देख रहा हूँ, जो वायदे करती हैं हुकूमतें, चाहे फौजी हुकूमत हो या इलेक्टेड, वो पूरे नहीं करती, और कोई कानून मौजूद नहीं है। तो मैं अब ये चाहता हूँ कौमी सलामती कमेटी ये जिम्मेदारी उठाए, और इस कौमी सलामती कमेटी तमाम पार्टियों को पाबंद करे कि आप तशरीफ लाएं उस कमेटी की मीटिंग में, जिसमें कोई ब्लेम गेम नहीं होगा, कोई इल्ज़ाम तराशी नहीं होगी, कोई बहस व मुबाहिसा नहीं होगा। उनकी खिदमत में यह अर्ज किया जाएगा कि देखिए पाकिस्तान की हालत यह है, आपको हमसे ज़्यादा पता है। ये आपकी 3 बड़ी पार्टियां, तीनों के मुत्तफ़क़ा मंशूर में टैक्सों के मुतालिक मुत्तफ़क़ा हैं, कोई एम्बिग्यूटी नहीं है। क्या है? वफाक और सूबे हर किस्म की आमदनी पर टैक्स लगाएंगे, टैक्सों का निज़ाम मुनसिफाना बनाएंगे, यानी GST को 17 से 7.5% पर ले आएंगे, पेट्रोलियम लेवी भत्ता जो है वो सिफर हो जाएगा। सर, पे टैक्स कैसे कलेक्ट? अच्छा, मैं कुछ चीजें 2 दिन पहले सर देख रहा था, भारत की मईशत के हवाले से। भारत ने मईशत में बहुत ज्यादा तरक्की हासिल की है, और किस तरह से कर ली, कैसे कर ली। वहां पर तो गुर्बत बहुत ज्यादा है, वहां पर बहुत ज्यादा स्लम्स बने हुए हैं, बहुत सारी चीजें। लेकिन सर, आपको याद होगा उन्होंने नोटबंदी की थी, और उन्होंने कह दिया था जनाब ये जिससे ब्लैक मनी आप कह लें, या इससे कह लें कि आप टैक्स बचाने वाले तमाम मामला खत्म हो जाएंगे, और नोट चलेगा ही नहीं। जो भी चीज होगी वो ऑन रिकॉर्ड होगी और ऑनलाइन होगी। तो सर, ये एक अच्छा इकदाम था, पाकिस्तान में इंप्लीमेंट हो सकता ही है। देखिए, पहले मैं आपको रिकॉर्ड पे बता रहा हूँ, कोई चैलेंज करना चाहे तो कर दे। 1991 में भारत के ज़रिए मुबादला के ज़खायर उससे कम थे जो आज हमारे यहाँ। वो IMF के पास गए। IMF के पास जाने के बाद उन्होंने वो स्ट्रक्चरल इस्लाहात की जिसका मैं अभी जिक्र कर रहा था, और IMF के प्रोग्राम से वो वक्त से पहले बाहर आ गए। नंबर 1 बाहर आ गए। उन्होंने आज तक IMF के पास नहीं गया 1991 से अब तक। और 2005 में ये कहा गया, 2005 में, कि दुनिया की जो तरक्की है उसमें भारत की तरक्की दुनिया के लिए मिसाल है। ये मगरिब ने कहा, उन्होंने बेतहाशा तरक्की की, आप अंदाजा नहीं लगा सकते। लेकिन मैं आपको ये बता दूं, ये भी रिकॉर्ड पे मैं बता रहा हूँ, कोई चैलेंज का, पाकिस्तान में बहुत पहले मैंने लिखा था कि आप 1000 और 500 के नोट मंसूख कर दें। किसी वजह से वहां के लोगों ने भी पढ़ लिया। ये बहुत बाद में उन्होंने किया है, इस हुकूमत ने किया है, अभी किया है कुछ अर्से पहले। सर, शाहिद हसन सिद्दीकी साहब, आप कह रहे हैं 500 और 1000 के नोट बंद करने की बात आपने की थी, और उस पर इंप्लीमेंट भारत ने कर लिया, और गालिबन ज्यादा पुरानी बात नहीं है, 5 से 6 साल पुरानी बात है, और इस पर काफी ज्यादा तनकीद की गई थी, लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा था, और ये कहा था कि जनाब आपके पास 1 हफ्ते का वक्त है, आप ये 500-1000 के नोट जो हैं वो बैंक में जमा करा दें। और हमने देखा बैंक के बाहर बड़ी लंबी लंबी लाइनें लगी हुई थी। लेकिन सर, इसका फायदा हुआ है उनको। अब वो पेटीएम के टाइप पे वो उन्होंने ऑनलाइन पूरा सिस्टम कर दिया है, मतलब रक्शे वाले से लेके मोची वाले से लेके परचून वाले से लेके उनका जो पान वाला होता है, हर एक के पास ऑनलाइन पेमेंट है। सबको पता है कौन कितनी ट्रांजैक्शन कर रहा है, और उस हिसाब से टैक्स भी कटता है, और टैक्स भी उन्होंने मिनिमम पर लेकर आ गए, क्योंकि सब लोग टैक्स नेट पर आ गए। जी, मैं आपसे रिकॉर्ड पे बता दूं कि जब मैंने मेरे नाम से छपा था, उसके कुछ अरसे के बाद मेरा एक टीवी प्रोग्राम में मेरे साथ मिफ्ता इस्माइल थे। मैंने उनको कहा, देखें जी, ये है हमारी तजवीज़ थी, उन्होंने कर ली। तो मिफ्ता साहब ने रिकॉर्ड पे कहा कि ये बड़ा गलत फैसला था, इंडिया को उसका नुकसान उठाना पड़ेगा। वो मेरी बात मानने के लिए तैयार नहीं थे कि पाकिस्तान में ऐसा होना चाहिए। वजह कि यहाँ अशराफिया की मईशत है, हम कब समझेंगे? यहाँ आम आदमी के लिए नहीं सोचा जाता है, उन चोरों के लिए सोचा जाता है जिन्होंने कौमी दौलत लूटी है, ब्लैक मनी जमा कराया है, उनका मफादात है। इसीलिए आपने देखा कि यहाँ जितनी टैक्स एमनेस्टी आई हैं, शायद दुनिया में कहीं नहीं आई जितने हम आए। और उससे हमें फायदा हुआ है कि नुकसान हुआ है? वो अक्सर लोग कहते हैं उससे नुकसान ज्यादा हुआ है।
वो कहने को आप सब कुछ कह दें, लेकिन जो कुछ सरेंडर हुआ था वो आपके सामने, इंडिया में जो कुछ सरेंडर हुआ उसके ऊपर आपको पता है कि 45% तक उन्होंने टैक्स लिया। हम जब टैक्स एमनेस्टी स्कीम लेकर आते हैं तो हम तो मिनिमम 1.5% टैक्स मांगते हैं चोरों से, ये 6% मांगते हैं। शाहिद खाकान अब्बासी जो लेके आए थे, उन्होंने कहा था कि जो कौमी दौलत लूट के बाहर गई है उसको पाकिस्तान लाने की जरूरत नहीं है, हमें टैक्स दे दें। इमरान खान ने भी यही कहा कि जो कौमी दौलत लूट के जो बाहर गई है वो वापस लाने की जरूरत नहीं, 6% टैक्स दे दें। भारत ने 45% टैक्स दिया था उस पर। इन लोगों को समझ क्यों नहीं आ रहा है कि मैं दूसरी आपको मिसाल, बांग्लादेश 2011 में IMF के पास गया था, उसके बाद अब गया है क्योंकि उसको क्राइसिस में आया। क्राइसिस में क्यों आया? क्योंकि यूक्रेन की जंग थी, रूस की थी। उनसे गलती ये हुई कि उन्होंने गारमेंट पर तरक्की की और वो कॉटन उनके पास नहीं था। जब बहरान आया तो वो बैठ गए, थोड़ी सी मुश्किलात आ गई। लेकिन आज भी बांग्लादेश की फीकस आमदनी भारत से ज्यादा है। हम नीचे गए हैं, हमारी रैंकिंग नीचे गई। उनकी एक्सपोर्ट्स बहुत ज्यादा है सर, बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट्स है उनकी। गारमेंट ही है ना जनाब, मैं वही, उन्होंने खवातीन को लगा दिया, खवातीन को कहा जी आप काम करें। तो हमारी माइक्रो फाइनेंस तो हम चलाना नहीं चाहते हैं। हम जो बेनिफिट इनकम सपोर्ट प्रोग्राम है उसको सियासत के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। जब तक आप माइक्रो फाइनेंस को लिंक नहीं करेंगे, मैंने पाकिस्तान में पहली दफा तजवीज दी थी 15 साल पहले, माइक्रो फाइनेंस को और बेनजीर सपोर्ट प्रोग्राम को और ज़कात प्रोग्राम को इनको मुंसलिक करें, लोगों को रिस्क फराहम करने के लिए। प्लम्बर, इलेक्ट्रीशियन, कारपेंटर, घरेलू खवातीन, छोटे किसान, ये वो स्कीमें जो गुर्बत खत्म करेंगे। लेकिन पाकिस्तान हमको ये सूट नहीं करती हुकूमतों को, हुकूमतें तैयार नहीं है। मैं आपसे अर्ज कर रहा हूं ना, आपको आवाम को एजुकेट करना पड़ेगा। पाकिस्तान भारत से भी आगे निकल सकता है, बांग्लादेश से भी, लेकिन आज जो कुछ सूरत हाल है वो ये है। लेकिन सर नो डाउट इसमें ये बात सही है, अगर हम ये इस तरह के काम करने से बेहतर है कि अगर हम सलाहियतें पैदा करें, लोगों को रोजगार के मौके दें, एक्सपोर्ट बढ़ाएं, तो हमें फिर IMF के पास जाने की जरूरत नहीं होगी। हमारे साथ शाहिद हसन सिद्दीकी साहब मौजूद थे, बहुत शुक्रिया। ऑपरेशन में अपनी ट्रांसमिशन की तरफ, पाकिस्तान में मईशत की सूरत हाल, IMF के साथ मुज़ाकरात और क्या कुछ महंगा होने जा रहा है, आवाम की जिंदगी बहुत सस्ती हो गई है, बाकी सब कुछ पाकिस्तान के अंदर महंगा हो चुका है। माहिर माशियात फारूक सलीम साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? जी वालेकुम सलाम, थैंक यू वेरी मच। फारूक साहब ये बताइएगा सर, आज मुआहदा हो जाएगा, उम्मीद है, कभी इम्कान है, लेकिन इस मुआहदे की पादाश में पाकिस्तान की आवाम को मजीद क्या कुर्बानियां देनी होंगी? देखिए, दो मिसालें हमारे सामने हैं। क्या हम श्रीलंका का जो रास्ता है वो इख्तियार करना चाहते हैं या बांग्लादेश वाला रास्ता इख्तियार करना चाहते हैं? श्रीलंका के पास कोई $2 अरब के ज़खायर थे जब श्रीलंका जो है वो डिफॉल्ट में चला गया। अच्छा। उसके बाद वो है IMF के पास। तो एक रास्ता तो ये है कि मुल्क डिफॉल्ट में चला जाए और उसके बाद IMF के पास जाया जाए। तो जाना तो IMF के पास ही है, चाहे वो डिफॉल्ट से पहले या डिफॉल्ट के बाद। बांग्लादेश ने बड़ी अक्लमंदी दिखाई। उनके पास कोई $44 अरब के ज़खायर थे ज़र मुबादला के। जैसे ही वो कोई $8-10 अरब गिरे हैं, वो भागे भागे IMF के पास गए हैं और आज से कोई 4-5 दिन पहले उन्होंने IMF के साथ एक मुआहदा कर लिया कोई $5 अरब का। तो मिसालें ये दो हैं, जाना IMF के पास ही है, चाहे वो डिफॉल्ट से पहले जाएं या डिफॉल्ट के बाद जाएं। आपका जो सवाल है, देखिए इस वक्त पाकिस्तान के पास जितनी भी चॉइसेस हैं वो मुश्किल तरीन चॉइसेस हैं, जिसको अंग्रेजी में हम डिलेमा कहते हैं या अलमिया कह लें। चाहे वो IMF के पास जाएं, उसके बाद महंगाई आएगी। IMF के पास नहीं जाएं तो पहले डिफॉल्ट आएगा और उसके बाद फिर महंगाई आएगी। तो चॉइसेस दोनों डिफिकल्ट हैं। जो कम बोझ जिसके ऊपर आता हो, हमें वो चॉइस जो है वो इख्तियार करनी होगी। तो सर एक चीज ये भी है ना कि आप IMF के पास जा रहे हैं और उसके बाद पाकिस्तानी अवाम को कीमत अदा करनी पड़ी। हमारे नुमाइंदे उमर हयात हमारे साथ मौजूद है, मैं जरा तफसील उनसे जान रहा था। तो उमर ने कहा है कि जनाब अभी ये डिसाइड किया जा रहा है कि पाकिस्तान की अशराफिया पर टैक्स लगाया जाए और इसका जो असर है IMF की डील का वो पाकिस्तान की गरीब अवाम पर ना पड़े। सर ये डिस्टिंग्विश करना कौन गरीब है कौन अमीर है, क्योंकि ये तो आप अपनी आमदनी के हिसाब से करते हैं ना, लेकिन यहां पर लोग आमदनी कम दिखाते हैं ताकि टैक्स कम देना पड़ जाए, और बड़े लोग जितने भी हैं, सरमायाकार जितने भी हैं, वो अपनी आमदनी बहुत कम दिखाते हैं। लेकिन अगर आप उन पर फिर भी टैक्स लगाएंगे तो अपनी प्रोडक्ट पर वो कीमतें बढ़ा देंगे और उसका सीधा असर पाकिस्तानी अवाम पर पड़ेगा। देखिए, मैं समझता हूं कि ये टैक्स वैक्स का मामला जो है ये इतना इम्पोर्टेंट मामला नहीं है। पाकिस्तान का हर बच्चा, बूढ़ा, मर्द और औरत जो है वो टैक्स के नेट में आया हुआ है। कोई इनडायरेक्ट टैक्स देता है, कोई डायरेक्ट टैक्स देता है। मामला हुकूमती अखराजात का है। ये जो सारा का सारा फोकस हम कर देते हैं कि टैक्स बढ़ाया जाए, टैक्स बढ़ाया जाए, मजीद टैक्स लगाया जाए। मजीद टैक्स लगाने से कुछ नहीं बनेगा।
जब तक हुकूमती अखराजात जो हैं वो कम नहीं किए जाते। जहां तक हमारी एक्सपोर्ट्स नहीं बढ़ेंगी, पैसा आप उसी वक्त कमा सकते हैं ना एज अ स्टेट, कि अगर आप एक्सपोर्ट्स बढ़ाएं अपनी, हमारी एक्सपोर्ट्स हैं इस काबिल सर। मुझे खत्म कर लेने की अपना सेंटेंस। देखिए, जो मामलात हैं IMF के साथ, वो टैक्स के हवाले से हों, वो पेट्रोल, गैस और बिजली की कीमत के हवाले से हों, वो सारी चीजें इस वक्त सेटल हो चुकी हैं। जो एक मामला रह गया है वो रह गया है जिसको हम कहते हैं पाकिस्तान फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स। फरवरी और जून के जो महीने हैं, इन महीनों के दौरान पाकिस्तान ने कोई 8 अरब डॉलर की वापसी करनी है। जो मामला अनसेटल्ड रह गया है IMF और वजारत खजाना के दरमियान, वो ये रह गया है कि क्या चाइना, सऊदी अरेबिया और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स जो हैं वो खसारा जो हमारा रह गया है उसको पुर करेंगे या नहीं। टैक्स के हवाले से सारे मामला तय हो चुके हैं, एनर्जी प्राइसेस के हवाले से सारे मामला तय हो चुके हैं। मेरे नजरिए में सिर्फ ये एक मामला बाकी बचा है। ठीक है। और सर ये एक तो चलें, ये मुआहदा अगर हो जाता है, लेट सपोज, इससे पाकिस्तान की मईशत को कितना सहारा मिलेगा और कब तक मिल जाएगा? हमारे पास 3 अरब डॉलर रिजर्व मौजूद है और अभी हमारा IMF से मुआहदा होता है, उसके बाद हमें 2 ममालिक एड देंगे या ट्रेड करेंगे हमारे साथ, या फिर वो इमदाद करेंगे, वो कर्जा देंगे? देखिए, 2 मामलात हैं। एक है महंगाई का, जो 23 करोड़ पाकिस्तानियों का सबसे बड़ा चैलेंज है, और एक है हुकूमत पाकिस्तान का इस वक्त जो डॉलर का फुकदान और डिफॉल्ट का खतरा है। इन दोनों चीजों में जो इम्पैक्ट आएगा IMF के मुआहदे के बाद वो फर्क होगा। पहला ये है कि अगर हम IMF का हिस्सा बन जाते हैं तो डिफॉल्ट का जो खतरा है वो कतई तौर पे खत्म हो जाएगा, यकीनी तौर पे खत्म हो जाएगा। जो 23 करोड़ पाकिस्तानियों का महंगाई का इशू है, उनके ऊपर मजीद बोझ पड़ेगा। इस वक्त जो हुकूमती आदादोशुमार हमें बता रहे हैं कि कोई 23, 24, 25% की शरह है महंगाई की। ये मेरा तखमीना ये है कि इसमें आप कम से कम 10 से 15% मजीद इजाफा शरह कर, तो 35-40% पे चली जाएगी महंगाई की शरह, लेकिन डिफॉल्ट का खतरा जो है वो खत्म हो जाएगा। तो सर, ये जो डिफॉल्ट की बात में तो खैर मैं आपके पास बाद में आऊंगा, लेकिन सर ये जो डेडलॉक चल रहा है इस वक्त, ये कहा जा रहा था कि आप अपनी काबीना कम करें, आप अपने बैरून दौरे कम करें, और फिर आखिर में आके आप या तो असासे गिरवी रखवा दें, जो आपके असासे हैं उनको आप गिरवी रखवा दें, इसके अलावा मुआहदा नहीं हो सकता है। तो हम लोग सर, ये डेडलॉक वैसे कहां पर आए? देखिए, मैंने पहले सवाल के जवाब में आपने बताया कि मेरे नजदीक डेडलॉक सिर्फ एक ही इशू पे है, बाकी सारे इश्यूज जो हैं वो सेटल हो चुके हैं। जो इश्यूज थे कि रुपए की हकीकी कदर को, रुपए को अपनी हकीकी कदर पे लाया जाए। कितनी होगी सर हकीकी कदर? 275 रुपए इस वक्त चल रही है जी। पेट्रोल की कीमत जो उसमें इजाफा हम कर चुके हैं। जो एक डेडलॉक का एलिमेंट रह गया है वो ये रह गया है कि जो ग्रोस फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट है, जो हमें तकरीबन 4 अरब डॉलर चाहिए होगा IMF के प्रोग्राम में दाखिल होने के बाद, वो 4 अरब डॉलर कहां से आएगा? क्या चाइना, सऊदी अरेबिया और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स जो हैं वो इस खसारे को, इस गैप को पूरा करेंगे या नहीं? सिर्फ एक मामला बाकी था। और आपको लग रहा है ऐसा हो जाएगा? तो हम कहते हैं वो होता है MEFP, जिसको कहते हैं मेमोरेंडम ऑफ इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल पॉलिसी। वो जब IMF किसी भी मुल्क के साथ मुज़ाकरात कर रहा होता है तो MEFP का एक ड्राफ्ट जो है वो कम से कम 24 से 48 घंटे पहले उस मुल्क के हवाले कर दिया जाता है। सही है। वो मेरे इल्म के मुताबिक, मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक अभी तक वो MEFP का जो ड्राफ्ट डॉक्यूमेंट है वो वजारत खजाना के हवाले नहीं किया गया। सही है। और अगर वो ड्राफ्ट हवाले कर दिया जाता है तो उसकी बुनियाद पर हम आगे के जो ये 4 अरब डॉलर की आप बात कर रहे हैं उस पर हम डील कर सकते हैं। जी, मेरा वंस दैट MEFP कम्स इन और एक स्टाफ लेवल का एग्रीमेंट वजारत खजाना और IMF के दरमियान हो जाता है, तो मेरा ये नजरिया है, मेरा ये मौकफ है कि वो जो 4 अरब डॉलर का खसारा है, इट हैज बीन अरेंज्ड फॉर, वो इन प्लेस है और वो हमें चाइना, सऊदी अरेबिया और UAE और बाकी सोर्सेज से मिल जाएगा। और इतलात सर ये भी थी ना कि ये जो ममालिक हैं, 2 ममालिक, ये जाहिर सी बात है उस वक्त तक मुआहदा नहीं कर रहे थे जब तक IMF मुआहदा नहीं करता है। उसकी शर्त पर ही हमारे साथ ये मुआहदा होना था, और जैसे ही मुआहदा हो जाता है, जिस डॉक्यूमेंट का आप जिक्र कर रहे हैं, तो फिर हमारी ये जो रिक्वायरमेंट है ये खुद ही पूरी हो जाएगी। जी, ये दुरुस्त बात है। आई थिंक इसमें शायद वजारत खजाना से कोई कमजोरी हुई, कोई गलती हुई। ये हमें पहले से जान लेना चाहिए था कि चाहे वो आलमी मालियाती इदारे हों या वो दोस्त ममालिक हों,
जो एक मालियाती इदारा है जिसका नाम IMF है, सिर्फ वही इदारा ऐसा है जिसके पास एक मॉनिटरिंग मैकेनिज्म है, और अब दुनिया के मालियाती इदारे और हमारे दोस्त ममालिक भी उसी मैकेनिज्म के ऊपर जो है उनका इन्हिसार हो गया है। तो जब तक IMF की तरफ से ग्रीन सिग्नल नहीं आता, ना तो वर्ल्ड बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर बैंक या इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक जो है वो किसी किस्म के नए कर्जाजात या इमदादी पैकेज के लिए तैयार नहीं होते। ठीक है। अच्छा सर, ये बताइएगा, आपने कहा कि डॉलर को उसकी असल कीमत पाकिस्तान में जो है वो आपने मुनक्किद कर, पहले इससे पहले तकरीबन 230 235 पे था, और ओपन मार्केट में 300 का भी डॉलर मिल रहा था, 280 का भी मिल रहा था, 295 का भी मिल रहा था। अब वो तकरीबन आज जो मैं रेट देख रहा था जो इस वक्त इंटरबैंक के हैं वो तकरीबन 275 के रेट चल रहे हैं। अगर हमारे पास IMF से मुआहदा हो जाता है, यूजुअली कॉन्सेप्ट है कि आपके मुल्क में डॉलर आते हैं तो डॉलर की कीमत कम होती है, रुपया तगड़ा होता है, ऐसा होगा या मजीद रुपया गिरेगा? देखिए, आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा कि डॉलर आएंगे तो फिर रुपया स्ट्रांग होगा, अगर डॉलर निकलते रहेंगे तो फिर रुपया जो है वो वीक होता है। हमारे जो डॉलर निकलते हैं वो हमारी इंपोर्ट्स हैं, और वो तकरीबन 70-75 बिलियन डॉलर की हैं, और जो डॉलर हमें मिलते हैं वो हमारी एक्सपोर्ट्स हैं, और वो है 30-31 अरब डॉलर। तो जब तक तो ये खसारा, तजारती खसारा जो है वो इतना बड़ा रहेगा, रुपए के ऊपर जो बोझ है वो कायम और दायम रहेगा। देखिए, जो रुपया गिर रहा है वो बीमारी नहीं है, वो बीमारी की एक अलामत है। बीमारी है तजारती खसारा। तो आप बेशक अलामात को दबाने की कोशिश करते रहें, जब तक उस बीमारी का इलाज नहीं होगा उस वक्त तक रुपया जो है वो अंडर प्रेशर रहेगा। ठीक है सर, थैंक यू सो मच। फारूक सलीम साहब हमारे साथ मौजूद थे। $50 जरा हमारी इंपोर्ट्स होती हैं, और जो इंपोर्ट हम एक्सपोर्ट करते हैं वो बहुत कम है, यानी 30-35 अरब डॉलर्स हैं, और ये जो खसारा है इसको पूरा करने के लिए हमें IMF के पास जाना पड़ता है और उनसे फिर डील करनी पड़ती है। लेकिन अगर आज ये मुआहदा हो जाता है तो फिर हमारे दोस्त ममालिक की तरफ से भी इमदाद आ जाएगी। और सलमान मिर्जा को दीजिए इजाजत। जिंदगी रही, सेहत रही और आपकी दुआएं रही, तो इंशाअल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी। ख्याल रखिएगा अपना। अल्लाह हाफिज। बोल उड़ाएगा सबका होश, भूल जाएंगे सब अपना जोश। बहुत जल्द आ रहा है PSL स्पेशल ट्रांसमिशन, सिर्फ बोल न्यूज पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।